मानव मन की गहराइयां। एक ऐसी पहेली जिसे सुलझाने की कोशिश सदियों से हो रही है। आज के इस गहरे विश्लेषण में हम चेतना और विज्ञान के बीच के उस बेहद दिलचस्प पुल को समझने जा रहे हैं। बिना किसी औपचारिकता के चलिए सीधे इस विषय की गहराई में उतरते हैं। अब इन शब्दों पर गौर करें। ह्यूमन साइकोलॉजी, ब्रेन, वो भी देवनागरी लिपि में। ये सिर्फ एक अनुवाद नहीं है, बल्कि दो बिल्कुल अलग भाषाओं और संस्कृतियों का एक बहुत ही खूबसूरत मिलन है। ये एक ऐसा पुल है जो हमारे मन की जटिलताओं को समझने के लिए बनाया गया है। तो एक बहुत ही बुनियादी और बड़ा सवाल यहाँ खड़ा होता है, क्या मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी की अपनी कोई वास्तुकला या कहें कि आर्किटेक्चर हो सकता है? मतलब एक ईंट पत्थर की इमारत का ढांचा तो हम सब खुली आंखों से देख सकते हैं, लेकिन मानव विचार जैसी बिल्कुल अदृश्य चीज की इमारत आखिर कैसे खड़ी होती है? ये सच में सोचने वाली बात है। अगर हम वास्तुकला या आर्किटेक्चर के असली अर्थ पर जाएं, तो इसका सीधा सा मतलब होता है किसी भी चीज की बेहद सावधानी से डिजाइन की गई एक जटिल संरचना। अब अगर हम इसी कॉन्सेप्ट को इंसान के दिमाग पर लागू करके देखें, तो इसका मतलब ये निकलता है कि हमारे विचार, हमारे डर या अचानक से मिलने वाली वो खुशी की लहर, ये सब यूं ही हवा में या बेतरतीब नहीं होते। इन सब का बाकायदा एक निर्माण होता है, एक प्रॉपर डिजाइन होता है। और यहीं से कहानी में दिलचस्प मोड़ आता है, क्योंकि एक तरफ वास्तुकला ईंट और सीमेंट से जुड़ी है, तो दूसरी तरफ हमारा मनोविज्ञान पूरी तरह से अदृश्य है। मनोविज्ञान आखिर है क्या? ये मानव मन और उसके व्यवहार का अध्ययन है। एक ऐसी चीज जिसे हम अपने हाथों से छू नहीं सकते, बस महसूस कर सकते हैं, एकदम अमूर्त। इस बात पर गौर करना बेहद जरूरी है कि यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प विरोधाभास या कहें कि एक तनाव पैदा होता है। एक तरफ हमारे पास वास्तुकला है जो पूरी तरह से संरचित है, ठोस है, जिसकी एक पक्की बुनियाद है, और इसके ठीक विपरीत खड़ा है हमारा मनोविज्ञान, जो बहते हुए पानी की तरह तरल है, अमूर्त है और हर पल बदलने वाला है। सच में ये बिल्कुल दो अलग अलग दुनियाएं हैं। लेकिन जब इन दोनों बिल्कुल विपरीत छोर वाले शब्दों को एक साथ मिला दिया जाता है, तो हमें एक एकदम नया और अनोखा नजरिया मिलता है। मानव मनोविज्ञान की वास्तुकला ये एक ऐसा विचार है जो हमें ये मानने पर मजबूर कर देता है कि हमारा मन कोई खाली सुनसान कमरा नहीं है, बल्कि ये तो एक बेहद जटिल और व्यवस्थित महल है जिसे बहुत ही बारीकी से गढ़ा गया है। चलिए इस चर्चा को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। अब एक बड़ा सवाल ये उठता है कि ये सारा अमूर्त विचार, ये पूरी की पूरी मानसिक वास्तुकला, आखिर ये टिकती कहाँ है? इसका कोई आधार तो होना चाहिए, है ना? मस्तिष्क जैसा एक मानसिल जैविक अंग इन हवा जैसे अमूर्त विचारों को जमीन पर कैसे उतारता है? अब जरा साइकोलॉजी शब्द के देवनागरी रूप पर ध्यान दें। इसे इस तरह देखना महज एक साधारण अनुवाद भर नहीं है। इसके पीछे एक बहुत गहरा अर्थ छिपा है। ये हमें साफ साफ दिखाता है कि इस अदृश्य मन को समझने की जो हमारी कोशिश है, वो किसी एक भाषा या संस्कृति की मोहताज बिल्कुल नहीं है। ये तो एक सार्वभौम यानी यूनिवर्सल मानवीय प्रयास है। और ठीक इसी जगह ब्रेन यानी हमारे भौतिक मस्तिष्क की एंट्री होती है। आखिर विचार हवा में तो तैर नहीं सकते, उन्हें टिकने के लिए एक भौतिक घर, एक फिजिकल स्पेस की आवश्यकता होती है। इसे ऐसे समझें कि मस्तिष्क वो हार्डवेयर है जिस पर हमारे मनोविज्ञान का ये पूरा जटिल सॉफ्टवेयर रन करता है। ये शब्द इस पूरी अमूर्त चर्चा को एक ठोस वैज्ञानिक जमीन पर लाकर खड़ा कर देता है। ये बात विचार और पदार्थ के बीच के सबसे स्पष्ट अंतर को बहुत ही बेहतरीन तरीके से सामने लाती है। एक तरफ हमारे विचारों का एक विशाल, कभी ना खत्म होने वाला अदृश्य ब्रह्मांड है, और दूसरी तरफ है वह लगभग 1.5 किलो का भौतिक मस्तिष्क, एक बायोलॉजिकल ऑर्गन जो इस पूरे ब्रह्मांड के अस्तित्व को संभव बनाता है। ये कॉन्ट्रास्ट सच में हैरान करने वाला है। अब एक और पहलू पर विचार करना जरूरी है। अंग्रेजी की इन अवधारणाओं को सीधे तौर पर देवनागरी लिपि के साथ क्यों जोड़ा गया? इसका कारण बहुत गहरा है। बात जब मानव मन की होती है, तो पूरब और पश्चिम की सारी भौगोलिक सीमाएं अपने आप मिट जाती हैं। ज्ञान का ये अनूठा आदान प्रदान असल में हमारी उस साझा मानवता का एक बहुत बड़ा प्रतीक है जो हम सबको जोड़ती है। इन अंग्रेजी शब्दों को ज्यों का त्यों देवनागरी में लिख देना, बिना उनका शाब्दिक अनुवाद किए, ये साबित करता है कि भौतिक मस्तिष्क और अमूर्त मनोविज्ञान किसी एक देश, भाषा या भूगोल की जागीर नहीं है। ये एक भाषाई पुल है जो दर्शाता है कि मानव मन की स्थिति पूरी दुनिया के लिए एक जैसी है।
ये पूरी मानव जाति की साझी विरासत है। इस पूरे विश्लेषण को अगर हम एक दार्शनिक यात्रा के रूप में देखने की कोशिश करें तो ये मुख्य रूप से 3 चरणों में हमारे सामने खुलती है। पहला है एक वैचारिक ढांचा यानी हमारी वास्तुकला, दूसरा है हमारा अमूर्त मन यानी मनोविज्ञान, और अंत में आता है इसका भौतिक आधार यानी हमारा मस्तिष्क। ये एक के बाद एक जुड़ती हुई कड़ियों की तरह है। सच कहा जाए तो ये पूरा का पूरा अंश एक भाषाई दर्पण की तरह काम कर रहा है। द आर्किटेक्चर ऑफ ह्यूमन साइकोलॉजी और साथ में देवनागरी का वो ह्यूमन साइकोलॉजी ब्रेन, ये महज कुछ लिखे हुए शब्द नहीं है। ये तो मानव चेतना की उस असीम विशालता और हमारे अस्तित्व का एक बेहद गहरा सोचा समझा खाका है। भाषा कैसे चेतना को पकड़ने की कोशिश करती है, ये उसका एक अद्भुत उदाहरण है। तो इस विश्लेषण के अंत में यह एक ऐसा विचार है जिसे सोचने के लिए छोड़ना ही सबसे सही होगा। हमारे अपने मन की वह जटिल वास्तुकला वास्तव में क्या है? अमूर्त विचारों की दुनिया और हमारे भौतिक मस्तिष्क के बीच के इस गहरे रिश्ते को समझना एक ऐसी यात्रा है जो शायद किसी एक जवाब पर आकर कभी खत्म नहीं होती, बल्कि यह हमें हमेशा कुछ नया खोजने के लिए प्रेरित करती रहती है।